नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विजार्ड में। मेरा नाम है आदित्य धनराज। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं एप्टीट्यूड टेस्ट पर। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब ये होता है कि सामान्य अंग्रेजी के क्वेश्चंस किसी भी एग्ज़ाम्स में आते हैं, उसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं कि आपको इंग्लिश में कितनी जानकारी है, कितनी अच्छी इंग्लिश आपको आती है, उसको हम एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। तो उसी तरह का ये टेस्ट है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन दिए हैं और आप इसके क्वेश्चंस को देखेंगे तो लगभग जितने भी एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिनमें एप्टीट्यूड टेस्ट पूछा जाता है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपको उसमें मिलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ अ सिनोनिम फॉर बेनेवोलेंट। ये जो शब्द बेनेवोलेंट है इसका आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम्स आप सभी लोग जानते हैं, उसी का सेम मीनिंग या एक जैसा मीनिंग। तो बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दयालु है या जिससे हमें फ़ायदा है, उसको हम बेनेवोलेंट कहते हैं। किसी भी वर्ड में अगर आपको प्रीफिक्स बेन मिले या बॉन मिले तो वो हमेशा, जैसे बेनिफिशियल वर्ड होता है, वो हमेशा लाभदायक या लाभकारी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है आप देखेंगे ये आंसर इसका बिल्कुल सिंपल होगा, काइंड, क्योंकि काइंड का भी मतलब दयालु होता है। यहाँ पर मेल जो वोलेंट है, जो MAL रूट होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं। ये देखो अपोजिट हो गया अनकाइंड, और हॉस्टाइल भाई एक ऐसा व्यक्ति जो उद्दंड होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस नहीं होंगे, इसलिए ए वाला आंसर आपका होगा कि बेनेवोलेंट का सिनोनिम काइंड होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कहता है? यहाँ पर दिया गया है चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से आपको करेक्ट सेंटेंस चूज़ करना है। फर्स्ट सेंटेंस इज़ दे आर गोइंग टू द पार्क। यहाँ पर देखिए ये जो देयर शब्द दिया गया है, यहाँ देखो कोई सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसमें सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो यहाँ पर देयर जो वर्ड दिया है, ये दे का पजेसिव केस है, जो कि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं बन रहा है भी। तो यहाँ पर देखिए वर्ब सीधे आईएनजी वाले फॉर्म में दिया गया, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो गया। दूसरा दिया गया है दे आर। ये दे आर जो अलग अलग लिखते हैं हम लोग ना, जैसे दे लिखा जाता है और उसके बाद आर लिखते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जोड़ के क्या लिख देते हैं? दे आर गोइंग टू द पार्क। तो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। सी वाला देख लेते हैं पहले। इसमें भी देयर वो दिया, लेकिन यहाँ पर वर्ब नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया आपका। और चौथे वाले में दे आर गोइंग टू लिखा गया। यहाँ पर देखिए टू, TOO लिखा। ये डायरेक्शन के लिए हमें टी सिंगल ओ वाला चाहिए होता है, यहाँ पर TOO है जो कि एक एडवर्ब है, ये गलत है। तो आपका तीसरा भी आंसर गलत हो गया। अब हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी वाला होगा। इसमें आप देखेंगे ये बी वाला होगा, दे आर गोइंग टू द पार्क, क्योंकि पहले वाले में सब्जेक्ट ठीक नहीं है, वर्ब भी नहीं है, सी वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डी वाले में TOO जो दिया ये एडवर्ब है, इस वजह से ये गलत हो गया। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? देखा गया है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ फ्रगल। एक ये वर्ड दिया गया है फ्रगल। फ्रगल का मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है। फ्रगल एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे को सोच समझ कर खर्च करता है। किफ़ायती व्यक्ति हो जिसको बोलते हैं, पैसे को सोच समझ के खर्च करना फ्रगल कहलाता है। अब इसके का एंटोनिम आपको बताना है। तो जो व्यक्ति पैसे को सोच समझ के खर्च करता है उसका अपोजिट क्या होगा? कि जो व्यक्ति पैसे को सोच समझ कर खर्च नहीं करता, मतलब फालतू के पैसे उड़ाता है, तो उसको हम लोग क्या? एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रावेगेंट कहीं पर कोई वर्ड मिला नहीं। तो यहाँ पर जो फ्रगल का एंटोनिम आपको लगेगा, तो उसका आंसर जो होगा वो होगा वेस्टफुल। तो यहाँ पर वेस्टफुल का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रावेगेंट हो। देखो बाकी का जो वर्ड है जेनरस माने क्या होता है? दयालु, जो उदार व्यक्ति है। थ्रिफ्टी का लगभग मतलब फ्रगल के सिनोनिम में जाता है, जो कि सिनोनिम पूछा होता तो आंसर होता थ्रिफ्टी। और स्टिंगी जो है वो डी वाला जो ऑप्शन है उसका मतलब होता है कंजूस। एक बार फिर से समझो, डी वाले में जो स्टिंगी शब्द है वो कंजूस होता है। थ्रिफ्टी इसी का सिनोनिम होता है फ्रगल का, लेकिन सिनोनिम नहीं पूछा गया था। जेनरस माने उदार व्यक्ति, और वेस्टफुल माने एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब तो आंसर यही होगा क्योंकि उसने एंटोनिम पूछा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर जब हम लोग चलेंगे तो दिया गया है आइडेंटिफाई द नाउन इन द सेंटेंस।
ये सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट किया गया, द ब्यूटीफुल सनसेट पेंटेड द स्काई विद वार्म कलर्स। तो इस सेंटेंस में द ब्यूटीफुल सनसेट पेंटेड द स्काई विद वार्म कलर में आपको नाउन बताना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो ब्यूटीफुल है, दूसरा ऑप्शन सनसेट दिया गया, तीसरा ऑप्शन पेंटेड दिया गया और आपका चौथा ऑप्शन विद दिया गया। तो ब्यूटीफुल आप जानते हैं एडजेक्टिव होता है, सनसेट नाउन है, आपका आंसर यही वाला होगा, बी वाला। और जो पेंटेड है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है या वर्ब कह सकते हैं, विद प्रीपोजिशन होता है, तो इसलिए डी वाला आंसर नहीं होगा। तो आंसर आपका सिंपल सा होगा कौन सा, सनसेट। सेंटेंस आपका ये रहा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 5th पर, 5th वाले क्वेश्चन में ये कह रहा है विच सेंटेंस इज़ इन द पैसिव वॉइस, इनमें से कौन सा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो आप बिल्कुल आसान तरीके से जानते हैं पैसिव वॉइस का जो फॉर्मेट है आप देखेंगे उसमें बाई लगा होता है या उनके वर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे पहला देखो, पहला जो सेंटेंस दिखा यहाँ पर आप देखिए, सेंटेंस सी सैंग दिया गया है, सी सैंग आ मेलोडियस सॉन्ग। तो यहाँ पर सैंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस दिया गया आ मेलोडियस सॉन्ग वाज संग बाई हर, इसमें देखो बाई भी लगा है और वाज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हो सकता है अभी आगे चेक कर लेंगे। सी वाला दिया गया हर मेलोडियस सॉन्ग संग, ये थोड़ा सा अजीब सा सेंटेंस है, इसका फॉर्मेट ही ठीक नहीं है, पहला वाला एक्टिव वॉइस है। और डी वाले में देखो लिखा गया सी हैज़ संग आ मेलोडियस ने, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है अगर, तो ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस अगर होता तो यहाँ पर बीन लिखा होता है, समझ पा रहे ना, इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला भी नहीं होगा। सिंपल सा जो है आंसर होगा आपका कौन सा, बी वाला, आ मेलोडियस सॉन्ग वाज संग बाई हर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज़ एन एंटोनिम ऑफ करेजियस। जो करेजियस शब्द होता है, करेजियस माने होता है साहसी व्यक्ति, तो उसका एंटोनिम बताना है। तो जो व्यक्ति साहसी है उसका अपोजिट क्या होगा, कायर व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो साहसी नहीं है। तो आंसर आपका पहला ही रखा, बिल्कुल सिंपल सा, टिमिड माने कायर होता है, जबकि ब्रेव माने बहादुर होता है, फियरलेस माने जिसको डर नहीं लगता, और बोल्ड माने भी क्या होता है, बहादुर व्यक्ति होता है। तो ये तीनों वर्ड जो है वो नहीं होंगे, आंसर आपका सिंपल सा होगा कौन सा, टिमिड। एप्टीट्यूड टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस तरीके के थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पर पहुंचते हैं। 7th नंबर क्या कहता है, आप देखें, इसमें दिया गया है आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द सेंटेंस। एडवर्ब पर बताना है आपको, सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो सी सब्जेक्ट है, ये नहीं होगा, क्विकली ही एडवर्ब होगा, फिनिश्ड वर्ब है और होमवर्क क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, इसलिए बी वाला आंसर होगा आपका क्विकली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट किया गया है सी से और लास्ट यहाँ पर दिया गया सी, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अ नोवेल व्हेन द फोन रैंग, तो यहाँ पर देखिए व्हेन लिखा गया, जब फ़ोन रैंग हुआ मतलब जब फ़ोन की घंटी बजी, तो वह एक नोवेल पढ़ रही थी। देखो यहाँ ये साइमल्टेनियस एक्शंस होता है, व्हेन के साथ अगर सेकेंड फॉर्म का सेंटेंस दिया गया हो तो उसका दूसरा सेंटेंस हमेशा कंटिन्यूअस में बनाना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि जब उसने कॉल किया था मैं पढ़ रहा था, तो यही वही है कि जब फ़ोन की घंटी बजी तो वो एक नोवेल पढ़ रही थी। तो रहा रही वाला सेंटेंस देखेंगे तो इसमें रीड्स दिया, पहले में, दूसरे ऑप्शन में रीड दिया, तीसरे ऑप्शन में वॉज रीडिंग, चौथे ऑप्शन में हैज़ के साथ आंसर आया। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, सी होगा, सी वॉज रीडिंग अ नोवेल व्हेन द फोन रैंग। वो एक नोवेल पढ़ रही थी जब फ़ोन की घंटी बजी। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, हमारे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछा गया है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ पासर बाई। पासर बाई का मतलब होता है जो लोग राहगीर हैं, रास्ते में चलते या मिलने वाले लोग, वो सब पासर बाई होते हैं। और पासर बाई का प्लूरल बनाना है तो यस कहाँ लगाएंगे, बाई में लगाएंगे कि पासर में। तो जो नाउन होता है उसी का तो प्लूरल बनाओगे, बाई तो प्रीपोजिशन है, इसी वजह से देखो आंसर देखो दिया गया ए में पासर्स बाई, दूसरा ऑप्शन में पासर बाइज दिया गया, तो बाई में तो यस लगाओगे नहीं, बी आंसर काट दीजिए।
सी वाले को पलट दिया, वही 22 पासर है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें पासर में भी लगा दिया, 22 में भी लगा दिया, मतलब 22 में, दोनों ऑप्शन में लगा दिया, तो आंसर आपका कौन सा होगा? पहला होगा, पासर्स बाई। अब इस सेक्शन का जो है लास्ट सेंटेंस दिया गया है 10th। अब देखिए 10th वाले सेंटेंस में क्या कह रहा है? सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत इन 4 ऑप्शन में सबसे मतलब जो सही सेंटेंस कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ए वाले में दिया गया द टीम आर प्लेइंग वेल, द टीम इज़ प्लेइंग वेल, द टीम बी प्लेइंग वेल। देखिए पहले जब ये ग्रुप वर्ब दिया है और ओपन वर्ब दिया गया है इज़ और आर, तो ग्रुप वाला वर्ब नहीं चलेगा। द टीम बीन प्लेइंग, यहाँ बीन दे दिया, यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं, यहाँ पर जैसे हैज़ बीन, हैव बीन ऐसा कुछ होना चाहिए, तो डी वाला आंसर नहीं होगा। अब बचा ए और बी। टीम कैसा है? कलेक्टिव नाउन है, लेकिन यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वो एक ग्रुप में खेलेंगे, इसलिए सिंगुलर वाला हमें चाहिए होगा कौन सा? बी वाला आंसर होगा। पहला आंसर आर में नहीं होगा, तो इसमें बी वाला आंसर हो गया द टीम इज़ प्लेइंग वेल। समझ पाए ना? बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि पहले वाले में जो है आर दिया है, दूसरे वाले में इज़ दिया है, यही आंसर होगा। सी वाले में ग्रुप वर्ब दी गई है, डी वाले में हैज़ या हैव या हैड नहीं दिया गया। तो ये 10 क्वेश्चन जो हैं आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, इस तरह के क्वेश्चन आप करना सीखो। ऐसे छोटे छोटे टेस्ट करते रहेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया जो है तैयारी हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो कैसा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए।